जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपके पेपर में प्रश्न बन रहे हैं, तो आप सभी लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके पेपर देने जाना। जैसे आपका भारतीय सेनाएं हो गई, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के बारे में आपको अच्छे तरीके से जान लेना है। यहाँ से आपके पेपर में हर शिफ्ट में भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे तरीके जान लेना। उसके बाद भारतीय संविधान से आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको मैं 3 टॉपिक इस क्लास में कराने वाला हूँ। इस क्लास से आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बस आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। इस क्लास से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम भारतीय सेना के बारे में जानेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? वो आपका थल सेना है, जल सेना और वायु सेना है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय थल सेना के बारे में, उसके बाद जल सेना के बारे में, उसके बाद वायु सेना के बारे में। आपको सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम भारतीय थल सेना की बात करते हैं। तो इसका जो प्रधान होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी होता है, और भारतीय थल सेना का मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे, भारतीय थल सेना 7 कमांडों में बांटा गया। अभी 7 कमांड कौन कौन से और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन रहा है। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोगों अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF दिया जाता है। तो आप लोगों को इस क्लास का भी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, जो आपका भारतीय थल सेना पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपका चंदीमणि में आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका थल सेना उत्तरी कमांड का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आपका उधमपुर में आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आप लोग याद रखेंगे, जो आपका मध्य कमांड का मुख्यालय है ये आप लोगों का लखनऊ में है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये आपके भारतीय थल सेना के मुख्यालय हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को याद रखना, जो आपका पूर्वी कमांड का मुख्यालय है ये आप लोगों का कोलकाता में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, पूर्वी कमांड का मुख्यालय आप लोगों का कोलकाता में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका भारतीय थल सेना दक्षिणी कमांड का मुख्यालय वो आप लोगों का पुणे में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है, जो आपका भारतीय थल सेना दक्षिण और पश्चिम कमांड का मुख्यालय ये आप लोगों का जयपुर में, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे, जो भारतीय थल सेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय ये आप लोगों का शिमला में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। आपके भारतीय थल सेना का मुख्यालय कभी पूछ लेता है, कभी आपका जल सेना का मुख्यालय, कभी आपका वायु सेना का मुख्यालय पूछ लेता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जब वीडियो को पूरा देख लेंगे शुरू से लास्ट तक, तो आप लोगों को इस वीडियो से बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में कराने वाला हूँ। तो आपकी ये सारी भारतीय थल सेनाओं के मुख्यालय आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी भारतीय थल सेना के बारे में, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोगों को याद रखना, भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो आप लोगों की 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भारतीय थल सेना दिवस आप लोगों का हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग इतनी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर आपके भारतीय थल सेना से लेकर पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बस आपको उनके मुख्यालय और जितनी मैंने आपको जानकारी बताई उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल सेना मतलब नेवी के बारे में आपको बात करेंगे। तो नेवी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आप लोगों को सारी जानकारी मिलने वाली है। तो जल सेना का इसका जो प्रधान होता है वो एडमिरल रैंक का होता है। ये आपका चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है भारतीय जल सेना का, इसका मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। प्रत्येक
कमांड का जो अधिकारी होता है वो आपका वाइस एडमिरल होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये सारी जानकारी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वो कौन कौन सी अब 3 कमांड हैं, उसके मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपकी भारतीय जल सेना है, इसकी पूर्वी कमांड का मुख्यालय आप लोगों को विशाखापट्टनम में है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है ये आप लोगों का मुंबई में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है ये आपका कोची में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो जल सेना को 3 कमांडों में बांटा गया था, वो तीनों कमांडों के मुख्यालय आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आपके पेपर में अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो जल सेना की जो स्थापना है वो 5 दिसंबर 1612 को हुई थी, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो जल सेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे। आप लोगों का अगर आने वाले समय में किसी भी ट्रेड में पेपर है तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से करके पेपर देने जाएंगे। उसके बाद आपको याद रखना है वायुसेना के बारे में बात करेंगे, मतलब इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग याद रखना, इसका जो प्रधान होता है वो आपका एयर चीफ मार्शल होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, रैंक का होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, इसका जो प्रधान होता है वायुसेना का, जिसे हम चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, वायुसेना इसका प्रधान जो होता है वो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, और जिसे हम चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद वायुसेना का मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में है। तो आप लोगों के तीनों जो मुख्यालय हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं का मुख्यालय आप लोगों का नई दिल्ली में है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है जो आपकी वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे वो कौन कौन से 7 कमांड है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जैसे आपका जो पूर्वी कमांड है, पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय वो आप लोगों को शिलोंग में है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी वायुसेना केंद्रीय कमांड का मुख्यालय आप लोगों का इलाहाबाद है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका वायुसेना पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है ये आप लोगों का नई दिल्ली में है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय आप लोगों का तिरुवनंतपुरम में है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय ये आप लोगों को बेंगलुरु में है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका वायुसेना है इसका ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 9 अक्टूबर 1935 को हुई थी, और वायुसेना दिवस आप लोगों का हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो तीनों सेनाओं के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सारी जानकारी बता दी। अगर आपके पेपर में भारतीय सेनाओं के बारे में जानकारी, जैसे थल सेना है, जल सेना है, वायुसेना, अगर आप यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं बनेगा। बस आपको ज़रूरत है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। मैं पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना पूरा इस क्लास का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार PDF से ज़रूर पढ़ लेंगे। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र की, कहाँ पर किसका केंद्र है, और सारी जानकारी 1857 की आपको मिलने वाली क्रांति की, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के जो केंद्र हैं वो आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे 1857 की क्रांति दिल्ली का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो ऐसे आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बहादुर शाह द्वितीय को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपसे पेपर में पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपका नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, और यहाँ से आपके पेपर में आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद करके पेपर देने जाएंगे।
नेक्स्ट आपके जो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आप लोगों को याद रखना 1857 की क्रांति का बिहार जो आपका जगदीशपुर में है, ये आपका नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका कुंवर सिंह ने किया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपके प्रमुख केंद्र हैं जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आप लोगों को याद रखना जो आपका 1857 की क्रांति का इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली खान ने किया था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो आपका खान बहादुर खान ने किया था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट केंद्र थे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे केंद्र मैंने आपको बता दिए और कहाँ से कहाँ तक नेतृत्व किसने किया था। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। उसके बाद आपको याद रखना 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये आपके पेपर में पूछ सकता है। तो 1857 की जो क्रांति का प्रमुख कारण था वो था गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटना जो है वो किसने मना किया था? तो ये आपका मंगल पांडे ने मना किया था। तो आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ये गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटना था और जिसे मंगल पांडे ने मना कर दिया था। तो मंगल पांडे आपका एक 34वीं बटालियन से संबंधित था। तो आज से प्रश्न पूछ सकता है कि मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित था? तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक आप लोगों का 34वीं बटालियन से संबंधित था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जितनी भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूं। उसके बाद जो आपका भारतीय संविधान बचेगा उसकी भी आपको मैं इम्पोर्टेंट जानकारी कराऊंगा। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको याद बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। जो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ जो आपके लिए प्रश्न आपके डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 1857 की क्रांति से आपके पेपर में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग याद रखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आप लोग याद रखेंगे आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जा सकता है मैंने अब आपके लिए प्रश्न बनाए हैं किस किस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था ये आपका कमल और रोटी था। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको प्रश्न याद रखना है पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसे चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो ये आपके मंगल पांडे। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट ऊपर जानकारी बताई है अगर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे कि ये भी प्रश्न आपके वहीं से ही बन रहे हैं जो मैं आपको थ्योरी अभी करा के पीछे आया हूँ। नेक्स्ट आपको याद रखना है मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो मंगल पांडे आपके 34वीं नेटिव इन्फैंट्री बटालियन से थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। बस आपको ज़रूरत है इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करने की और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की। नेक्स्ट आपके जो पेपर में प्रश्न बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो वो थे आपके लॉर्ड पाम्पस्ट्रॉन। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये आपका सिपाहियों ने शुरू किया था 1857 की क्रांति का विद्रोह।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा आप लोगों की 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर आपके पेपर में 1857 की क्रांति का कोई भी प्रश्न बनेगा तो इस क्लास से आपको 12 प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ज़रूरत है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह का कमान संभाला था। तो बैरकपुर छावनी में जो आपका विद्रोह का कमान संभाला था ये आपका मंगल पांडे ने संभाला था। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का सेनापति कौन था। तो दिल्ली का जो सेनापति था वो आपका बहादुर शाह जफर था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का सेनापति कौन था। तो लखनऊ का सेनापति बेगम हजरत महल था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व बरेली का सेनापति कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय बरेली का सेनापति खान बहादुर खान था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें ऊपर बिल्कुल डिटेल में करा के आया हूँ। बस आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ कि किस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद का सेनापति कौन था। तो ये आपका लियाकत अली था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको प्रश्न याद रखना 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर का सेनापति कौन था। तो ये आपका अली मुल्ला था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मलिक कड़का था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका रहने वाला है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपके पेपर में 1857 की क्रांति का कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट आपको प्रश्न याद रखना 1857 की क्रांति और रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। तो आप लोग याद रखेंगे इसका घोड़े का नाम था पवन और बादल। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था तो वो आपका पवन और बादल था। तो 1857 की क्रांति की मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में जानकारी दे दी है और इससे रिलेटेड मैंने आपको 18 प्रश्न कराए। इन 18 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग अगर इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा। मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई है, फिर उसके बाद आपको बताया कि किस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको भारतीय सेनाओं के बारे में, तीनों सेनाओं के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया है। उसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, उस तरीके से किस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और उसके बाद अनुच्छेद 470 और अनुसूचियां आपकी 12 हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपके शुरू में मतलब आपके मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनेगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। बस आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद रखना है। अब आपको याद रखना कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना ब्रिटेन का संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो ये आपके मौलिक अधिकार लिए गए और न्यायिक
समीक्षा ली गई है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से संघीय प्रणाली ली गई है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। पर उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका भाग 1 है, भाग 1 में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। भाग 2 में आप लोगों की नागरिकता है और भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न बनेगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे मौलिक अधिकार का वर्णन आप लोगों का अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इनका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णन है, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा जा सकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोगों का अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आप लोगों का अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो शैक्षिक का अधिकार आप लोगों का या 29 से 30 अनुच्छेद में है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, तो आप लोग इनको याद कर लेना। आपके पेपर में अनुच्छेद से बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है। अगर आपके पेपर में कोई भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ज़रूरत है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की। आप लोग याद रखें जो आपका अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और उसका एक राज्य होगा ये बताया गया है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में आपका नए राज्य का बनना और सीमाएं बदलना मतलब अनुच्छेद 3 से संबंधित है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 में आपका भेदभाव का निषेध है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 में नौकरी में समान अवसर है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप लोगों को याद रखना जो आपका अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। अगर अब आपके पेपर में कोई भी प्रश्न या फिर भारतीय संविधान, भारतीय सेना या फिर 1857 की क्रांति से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो आपका अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में आपका भाषण, आंदोलन, संगठन की स्वतंत्रता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद जो आपका 21A है, अनुच्छेद 21A में आप लोगों का शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल जो आपके काम होते हैं उसमें कारखानों में काम ना कराना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना, तो ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो आपका अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22 में आपका गिरफ्तारी से सुरक्षा है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करा रहा हूँ तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जो आपका अनुच्छेद 32 है, तो अनुच्छेद 32 में आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 39A है, तो अनुच्छेद 39A में आपका सामान्य न्याय और मुक्त विविध सहायता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद जो आपका 44, अनुच्छेद 44 में आपका सामान्य नागरिक संहिता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 51A है, अनुच्छेद 51 में आपको नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में आप लोगों का राष्ट्रपति की क्षमादान व्यक्ति है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में अगर आप
अनुच्छेद और भाग से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपके पेपर में जिस भी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं आपको वही टाइप के बिल्कुल प्रश्न करा रहा हूँ। आपको याद रखना जो आपका अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में आपका मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह है। तो उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 76 में आपका भारत का अटॉर्नी जनरल है। तो उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक है, मतलब मनी बिल है। तो उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार का बजट है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखने आए। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो आपका अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 148 अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम CGA कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की रिट याचिका है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 343 जो 243 है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था है। तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई हैं। तो आपके पेपर में यहाँ से 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो आप लोगों के मतलब जो मैंने वो 18 प्रश्न आपको 1857 की क्रांति से कराए थे उसमें से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं। आप लोगों को ये थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेंगे। ज़रूरत है आपको इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने की। मैं इस क्लास का पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज़रूर जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF दिया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका मतलब आने वाले समय में पेपर है किसी भी ट्रेड में तो आप सभी लोग इस क्लास को करने के बाद पेपर देने जरूर जाएं। इस क्लास से आपके डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों की तैयारी जो भी चल रही है आप लोग बस पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। पेपर का ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को जितने भी लोगों को आने वाले समय में पेपर है तो वो सभी लोग मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास लाता रहूँगा। अगर आपका आने वाले समय में पेपर है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर प्रश्नों को जरूर भेज देना ताकि आप लोगों को मैं बिल्कुल सटीक एनालिसिस करा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।